इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में तीसरे क्रिकेट मैच की एनालिसिस करने के पहले मैं 3 भविष्यवाणियां करना चाहता हूं। नंबर 1, जो अक्टूबर में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है उसमें इंडिया एक मैच तो अभी खैर मुझे वर्ल्ड कप शेड्यूल का पता नहीं है कि किस पूल में कौन सी टीमें हैं, लेकिन ये बात आप मान के आज से चलिए कि इंडिया 3 मैच पक्का हारने वाली है। पहला तो जो ऑस्ट्रेलिया के साथ इनका मैच होगा वो 100% हारेंगे। दूसरा, ये श्रीलंका से मैच अपना हारेंगे। और तीसरा सुन के आपको बहुत ज्यादा धक्का लगेगा कि ये पाकिस्तान से भी अपना मैच हारने वाले हैं। आप लोगों को विश्वास नहीं है, लेकिन इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए कि ये तीनों मैचेस इंडिया हारने वाली है, क्योंकि ये लोग सुधरने वाले नहीं है। आज से 3 साल 4 साल पहले जब महेंद्र सिंह धोनी इंडिया टीम के कैप्टन थे, उस टाइम हर आदमी एक ही बात करता था कि हम प्रोसेस में बिलीव करते हैं। और महेंद्र सिंह धोनी की ये आदत थी, और वो तो खैर बहुत ही इफेक्टिव आदत थी, क्योंकि प्रोसेस में बिलीव करना ही चाहिए, लेकिन प्रोसेस को ईमानदारी से फॉलो करना चाहिए। प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आपको जो करना है वो आपको रिलीजियसली करना है, उसको रिचुअल की तरह मान के करना है आपको, कि किस तरह से बैटिंग करनी है, किस तरह से फील्डिंग करनी है और किस तरह से बॉलिंग करनी है, किस सिचुएशन में कैसे करना है। लेकिन वहां पे मास्टरमाइंड जो था वो महेंद्र सिंह धोनी था, और महेंद्र सिंह धोनी से बड़ा कैप्टन तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में कोई आज तक हुआ ही नहीं। जो गेम की समझ महेंद्र सिंह धोनी को थी, वो आज इंडियन क्रिकेट में किसी को भी दूर दूर तक छू के भी नहीं गई है। तो इसलिए वो तो खैर दूर की बात है। उसके बाद एक नया युग प्रारंभ हुआ जब विराट कोहली का, और उसमें फिर हम लोगों ने एक नया शब्द सुना, वी विश टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। तो हम सब लोग एक्सप्रेस ही करते रहे, सारे क्रिकेटर्स एक्सप्रेस कर रहे थे। हर क्रिकेटर जिससे भी आप बात करें, जिसका भी इंटरव्यू सुने, वो ये बोलता था वी वांट टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। और एक्सप्रेस करने में क्या हुआ, इन्होंने कौन से झंडे गाड़ दिए, ये हम सबको पता है। विराट कोहली ने जितना एक्सप्रेस किया अपने आप को, तो आरसीबी का रिजल्ट हमको सबको पता है। आप लोगों को सुन के ये जरा बुरा लग रहा होगा, ये जो 3 भविष्यवाणियां मैंने की हैं, लेकिन आप देखिएगा यही होने वाला है। ये इंडिया के विकेट्स पे किसी भी हालत में पाकिस्तानी स्पिनर्स, श्रीलंकन स्पिनर्स और ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स इन तीनों से पार नहीं पा सकते। तीसरे वनडे मैच का जो रिजल्ट आया है, वही रिजल्ट उन तीनों मैचेस में भी आने वाला है, इसलिए आप अपने आप को तैयार अभी से कर लीजिए। एक बात मैं आपको बताता हूं, मैं 1983 से इंडियन क्रिकेट टीम को फॉलो कर रहा हूं, और किसी भी मैच में आप यकीन मानिए कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि इंडियन टीम मैच हार जाएगी। लेकिन आज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब मुझे इस क्रिकेट टीम से कोई उम्मीद नहीं है। कोई इनसे पूछे कि ये जो शब्द ये बोलते हैं, प्रोसेस और एक्सप्रेशन और ये और वो, इन सब का इनको मतलब भी मालूम है? इन शब्दों का मतलब मालूम होने के लिए पढ़ा लिखा होना आदमी का जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को जरा सी भी बेसिक नॉलेज है। ये सब वही है फ्लैट पिच बुलीज, जो आज से 4-5 साल पहले इंडियंस को बोला जाता था। वो बात आज भी सच है। जैसा कि अगर आपको पिछले वीडियो में जो मैंने कहा था, अगर वो आपको याद हो, कि ये लोग तीसरे वनडे मैच में अगर इनकी सेकंड बैटिंग आ गई तभी ये जीत सकते हैं, लेकिन इन लोगों को ये पता ही नहीं था कि तीसरे मैच में सेकंड बैटिंग करने में क्या इनके साथ होने वाला है। अब मेरी एक सलाह राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को भी है। इन लोगों को एक्चुअली स्टीव स्मिथ से एक रिक्वेस्ट करके एक अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, और उसके रूम में जाके उसके पैर छू के और जमीन पे बैठ के उससे कहना चाहिए कि सर आप प्लीज हमको बताइए कि आपने पिच में क्या देखा जो आपने टॉस जीतने के बाद भी पहले बैटिंग कर ली, जबकि पूरी दुनिया ये कह रही थी कि शाम को ड्यू आएगी और शाम को बैटिंग करना आसान हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि स्टीव स्मिथ को जो क्रिकेट की समझ है, वो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा उसके आसपास भी नहीं भटकते हैं कहीं। ये लोग तो बड़े खुश हो गए थे कि अरे ऑस्ट्रेलिया ने तो बिल्कुल कुएं में छलांग लगा दी है पहले बैटिंग करके। शाम इनकी तो लॉटरी लग गई थी टॉस हारने के बाद भी, लेकिन बाद में क्या हुआ आप सब लोगों को पता है। तो ये बात राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को नहीं समझ में आई।
इसका मतलब ये है कि पिच रीड करने में ये लोग बहुत पीछे रह गए। उसके बाद मैच की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इनको अपना गेम एडजस्ट करने की तो बिल्कुल आदत ही नहीं है, क्योंकि ये इतनी समझ ही नहीं है इनमें। एक्चुअली अब मैं इस नतीजे पर पहुंच गया हूं कि राहुल द्रविड़ जो है, ही इज नॉट फिट फॉर अ वाइट बॉल क्रिकेट टीम का कोचिंग। उसके बस का नहीं है। उसने खुद ने व्हाइट बॉल में कितने झंडे गाड़े हैं, जो आपने व्हाइट बॉल का उसको कोच बना के रख दिया। और अभी पिछले कुछ दिनों से जो परफॉर्मेंस हमने देखी है, उसके बाद तो बिल्कुल ही नतीजा बिल्कुल सामने है। हालांकि मुझे लगता है कि रोहित शर्मा चूंकि खुद अपनी कप्तानी में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसकी भी ज्यादा चलती नहीं है। और यहां मैच में शायद मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ की से ज्यादा होती है। इस वजह से सारे उल्टे सीधे डिसीजंस होते हैं, टीम का कॉम्पोजिशन गलत खिलाया जाता है, टीम का बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल चौपट है किसी भी हालत में। कल के मैच में स्काई को इतना पीछे भेजने की क्या जरूरत थी? अगर वो इतना ही डर गया है तो उसको टीम में ही क्यों लिया? और बाद में मैच के बाद रोहित शर्मा बोलते हैं कि नहीं, हम सूर्या को T20 की तरह आखिरी के 15-20 ओवर में यूज करना चाहते थे। अरे, जो बैट्समैन पहले 2 मैचेस में पहली बॉल पे आउट हुआ है, उसको क्या आप उम्मीद करते हो कि वो आखिरी 20 ओवर में आपको 180 रन बना के जिता देगा मैच? समझ और क्रिकेट की समझ खासतौर पे इन लोगों को दूर दूर तक छूके भी नहीं गई है। पिछले कुछ 3-4 सालों से आपने रोहित शर्मा की बैटिंग अप्रोच देखी है। रोहित शर्मा वो बैट्समैन है जो कि अगर विकेट पे खड़ा रहे तो उसके लिए कोई भी स्कोर छोटा नहीं है, और अगर वो पहले बैटिंग कर रहा हो तो कोई भी स्कोर सेट करना उसके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको भी पता नहीं क्या हो गया, वो 25-30 रन बनाने के बाद वो जो शॉट मारने के ऊपर आता है, उसी में विकेट उसका चला जाता है। भला उस आदमी का जिसने ये सलाह दी है, या फिर ये खुद रोहित शर्मा के दिमाग की उपज है? बड़ी अजीब सी बात है, ये बिल्कुल ही मेरे समझ के बाहर की बात है। रोहित शर्मा का काम है आपको 60-70 बॉल कम से कम खेलना है और नेचुरल गेम खेलना है। आपको पट्टे चलाने की जरूरत नहीं है, वहां बल्ला तलवार की तरह घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर टू गुड अ बैट्समैन। लेकिन पता नहीं क्या हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन लोगों में समझ की बहुत कमी है, और वो शायद इसलिए कि ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो ये लोग कोरिलेशन नहीं कर पाते। जब भी कभी कोई आदमी फेल होता है तो उसे ये देखना चाहिए कि जिस टाइम में सक्सेसफुल था उस टाइम में क्या कर रहा था जो मैं अभी नहीं कर रहा हूं, चाहे वो स्काई हो या विराट कोहली हो या कोई और। रोहित शर्मा ने मैच के बाद क्या कहा? रोहित शर्मा ने मैच के बाद कहा कि मुझे नहीं लगता कि 270 कोई बहुत ज्यादा स्कोर था, हम लोगों ने बैटिंग अच्छी नहीं की और बाद में विकेट थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था। अभी मुझे याद है कि ये कुछ 5-6 मैच पहले भी एक मैच जिसमें इन्होंने पहले बैटिंग की थी और बाद में ये फील्डिंग करते हुए हार गए थे, तो इन्होंने कहा था कि बाद में बैटिंग करते हुए विकेट काफी आसान हो गया था। अब देखिए, इसको कहते हैं जबानी जमा खर्च, और ये होती है ये किताबों में लिखी हुई कंसल्टेंसी। ये रोहित शर्मा से किसने कहा कि मैच की कमेंट्री करे? या तो वो रिटायरमेंट ले ले और कमेंटेटर बन जा। तो ये जो मैच के बाद रोहित शर्मा ने बोला, ये तो मैच की कमेंट्री है। ये तो हमने भी मैच देखा, हमको भी पता है कि क्या हुआ। वहां जाके ईमानदारी से अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहिए। गलती एक्सेप्ट की कि हमने पार्टनरशिप बिल्ड नहीं की। अरे, पार्टनरशिप बिल्ड नहीं की, ये कौन सी नई बात है? क्रिकेट तो चलता ही पार्टनरशिप्स के ऊपर है। और आपने आज का ही ये मैच कौन सा ऐसा था जिसमें आपने पार्टनरशिप बिल्ड नहीं की? आपने पिछले किसी भी मैच में पार्टनरशिप बिल्ड नहीं की है। आदमी अगर शर्म बेच के खा गया हो तो ही वो ऐसी बातें कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, चिंता की क्या बात है। अभी आईपीएल आने वाला है। आईपीएल में इनको सब पैसे भी मिलेंगे, सब कुछ वाहवाही भी मिलेगी, तालियां भी मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वहां लठ चलाने का पूरा पूरा इनको फ्रीडम है। लठ चलाएंगे और उसके बाद वाह, और ये मुंबई इंडियंस और वो फलाना और ये आरसीबी, और बस यही हो जाएगा। और इंडियन क्रिकेट फैंस भी भूल जाएंगे जो बेइज्जती हुई है हमारी। इस ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हमको उठा उठा के पटक दिया है, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो चाहे वो वनडे मैचेस हो। वनडे मैचेस में तो बहुत अच्छी किस्मत रही इनकी कि ये पहला मैच जीत गए, वरना इन्होंने वो हारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वहां पे स्टीव स्मिथ ने थोड़ी सी गलती कर दी। जिस टाइम केएल राहुल बैटिंग करने आया था 5वें नंबर पे, उस टाइम उसको फील्ड ऊपर ले लेनी चाहिए थी। अगर उस टाइम स्टीव स्मिथ ने फील्ड ऊपर ले ली होती तो रोहित शर्मा आज रो रहा होता 3-0 से मैच सीरीज हारने के बाद।
और ये डिजर्व करते हैं। मुझे पूरी सहानुभूति है इंडियन क्रिकेट फैंस के साथ, लेकिन इंडियन क्रिकेट फैंस भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं इन सब चीजों के लिए। एक्चुअली जब ये लोग कोई एक भूले भटके मैच जीत जाते हैं तो उसके बाद इनको बिल्कुल चांद तारों पे चढ़ा दिया जाता है। और अभी आईपीएल शुरू होने दीजिए आप जरा, सारे यही हीरो बन जाएंगे। इन लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए। मुझे मालूम है अभी कुछ सालों बाद एक बात होगी कि इस इंडियन टीम में से 2 लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न माई फुट, इन लोगों को भारत रत्न। ये लोग पैसे लेके अपना टाइम पास कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। मिचेल मार्श एज एक्सपेक्टेड मैन ऑफ द सीरीज डिक्लेयर किया गया। मिचेल मार्श ने कहा कि एक्सटेंडेड ब्रेक के बाद आके और परफॉर्म करना मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये बात सही भी है। एक्सटेंडेड ब्रेक के बाद मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतना बहुत बड़ी बात है। हमने कितने इंडियन प्लेयर्स देखे हैं सिवाय अभी रविंद्र जडेजा के, जो मैचेस में भी मैन ऑफ द मैच रहा और पहले वनडे में भी मैन ऑफ द मैच रहा। उसके अलावा कितने इंडियन प्लेयर्स को आपने देखा है जो कि एक्सटेंडेड ब्रेक के बाद आए हैं टीम में और उन्होंने बिल्कुल बर्बाद परफॉर्मेंस नहीं दी है, चाहे वो अर्शदीप सिंह हो, चाहे और कोई भी हो, चाहे इवन रोहित शर्मा हो। केएल राहुल को तो आप छोड़ ही दीजिए। ये लोग जब एक्सटेंडेड ब्रेक के बाद आते हैं तो पहले 2-3 मैच तो ये ऐसे खेलते हैं जैसे ये बिल्कुल ससुराल में आए हों अपनी, और जहां इनको कुछ करना इनसे एक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग टीम से बाहर थे। रविंद्र जडेजा ने क्यों परफॉर्म किया? क्योंकि वो ब्रेक के बाद सबसे पहले रणजी ट्रॉफी मैच खेलने गया। अब हम लोग बात करते हैं जरा मैच की कि मैच में हुआ क्या। स्टीव स्मिथ ने टॉस जीत के पहले बैटिंग ले ली। इसका मतलब उसने पिच को बहुत अच्छी तरह से रीड किया था, और शुरुआत में ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने जिस तरह से ओपनिंग शुरू की, उन्होंने मार पिटाई करना शुरू किया, लेकिन और 10 ओवर में 68 रन भी बना दिए। लेकिन तब तक उनको समझ में आ गया था कि यह विकेट वैसा नहीं है जैसा कि पिछले जो सेकंड मैच हुआ था उसमें उन्होंने 10 ओवर में 118 रन ठोक दिए थे। क्योंकि फर्क तो यह था कि एक तो वो पहले बैटिंग कर रहे थे, दूसरी बात उन्हें समझ में आ गया था कि यह विकेट वैसा नहीं है, तो वो अपना विकेट बचाते हुए एग्रेशन के साथ खेल रहे थे। और फिर उसके बाद आप देखिए किसी भी बैट्समैन ने, ठीक है भले किसी ने भी बड़ा स्कोर नहीं बनाया, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह समझ गए थे कि यह विकेट वैसा नहीं है जहां पे आके आप बिल्कुल लट्ठे चलाने लग जाए। तो उन्होंने उसी हिसाब से बैटिंग की। और हालांकि इंडियन स्पिनर्स ने बाद में पकड़ लिया था इनको, इंडियन स्पिनर्स ने पकड़ लिया, और एक टाइम तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 37 ओवर में 6 विकेट पे 196 और 7 विकेट पे 203 रन हो गया था, वो भी 38वें ओवर में। अब 38 ओवर में 203 रन पे 7 विकेट, और फाइनली स्कोर क्या हुआ? 269 रन। इसका मतलब आखिरी 3 विकेट ने 66 रन जोड़े, जिसमें शान अबॉट और मिचेल स्टार्क और ये लोग, इन लोगों से इन्होंने रन बनवाए हैं। और आप अगर बॉलिंग एनालिसिस देखें इंडिया की, तो शमी और सिराज के ओवर्स बाकी थे। शमी के 4 ओवर और सिराज के 3 ओवर बाकी थे। मैं पहले भी आपसे एक बार ये डिस्कस कर चुका हूं कि टेल एंडर्स को अगर आपने रन बनाने दिए तो ये पूरी पूरी आपकी गलती है। और ये पिछले कई वनडे मैचेस में ऐसा हम देख चुके हैं, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, जहां इन्होंने, रोहित शर्मा ने टेल एंडर से मैच हारा है। वहां मेहदी हसन ने इनको इनकी औकात बता के वापस भेज दिया था हरा के, और यहां पे ऑस्ट्रेलियन टेल एंडर्स ने फिर इनकी नाक में दम कर दिया। मुझे एक बात समझाए कोई कि देखिए आपके पास फास्ट बॉलर्स हैं, अगर टेल एंडर कोई आपसे नहीं आउट हो रहा है तो आप फिर उसको डरा के क्यों नहीं आउट करते? फिर फास्ट बॉलिंग किस काम की है आपकी? स्पिनर्स उनका विकेट ले नहीं पाए और आपने अपने फास्ट बॉलर्स के ओवर्स बचा के रख लिए। तो सिराज और मोहम्मद शामी को एक ही इंस्ट्रक्शन होना चाहिए था कि इन लोगों को अपनी जान का डर होना चाहिए। देखिए, जान का डर का मतलब ये नहीं कि हम कोई हर्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये एक टैक्टिक होती है। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के जब ये पेस बॉलर्स हुआ करते थे, इनके सामने कोई भी टेल एंडर टिक नहीं पाता था। क्यों? उनको सारी बॉलें अपनी जान पे आती हुई नजर आती थी। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपको बैटिंग नहीं आती तो आप आउट होके बाहर जाइए। अगर आप बाउंसर या शॉर्ट पिच बॉल को नहीं खेल सकते तो आप बाहर जाइए। क्योंकि देखिए, टेल एंडर के साथ अगर आप कंसिडरेशन करेंगे कि नहीं ये टेल एंडर है तो इसको हम बाउंसर नहीं करेंगे, तो वो भी हाथ में बल्ला लेके आया है, वो बल्ला तो घुमाएगा। अगर वो हाथ में बल्ला लेके आके घुमा रहा है तो फिर बॉलर को भी पूरा हक है कि वो भी उसको बाउंसर मारे। लेकिन ये कप्तान को समझ में तो आना चाहिए कि मुझे करना क्या है। किसी भी समझदार कैप्टन को
वहां पे बाउंसर फेंकने चाहिए, मारने दो। अगर बॉलर बाउंसर फेंकते हैं और एज लग के कोई चौका या छक्का हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपकी अप्रोच तो सही होनी चाहिए। टेलेंडर को अगर आप सिंपल सीधी बॉल करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, मैंने मान लिया कि एक बाउंसर या दो बाउंसर की लिमिटेशन है, एक ही बाउंसर की लिमिटेशन है, चलिए मान लिया मैंने वनडे मैचेस में एक ओवर में, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप दूसरा बाउंसर नहीं फेंक सकते? दूसरा बाउंसर फेंक के नो बॉल कर दीजिए आप, उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन बैट्समैन को डर तो लगेगा, वो डर होना बहुत जरूरी है। और यही नहीं किया इन लोगों ने, इस वजह से वो टेलेंडर्स ने 66 रन ठोक दिए। 9वां विकेट ऑस्ट्रेलिया का 247 रन पे गिरा और उसके बाद उन्होंने 10वें विकेट के लिए 22 रन बनाए और हम मैच कितने से हारे? 21 रन से। वही जो 10वें विकेट ने जो 22 रन जोड़े थे, वही मैच का डिफरेंस रहा। अब इसके बारे में कोई क्या कह सकता है? ये तो बिल्कुल ही दिमाग की कमी है और जिसको कहते हैं कि बेशर्मी से खेलते चले जाना, ये उसका नतीजा यही होता है। अब जरा हम इंडिया की बैटिंग का एनालिसिस करते हैं। जब शुभमन गिल और रोहित शर्मा बैटिंग करने आए, आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि पिछले 3 सालों से रोहित शर्मा की जो बैटिंग की अप्रोच रही है, वो रोहित शर्मा वो नहीं है जो आज से 3 साल पहले खेला करता था। और शायद यही रीजन है कि रोहित शर्मा के रन बनने बंद हो गए। रोहित शर्मा ने कल भी 17 बॉलों में 30 रन बनाए और उसके बाद पता नहीं ये ईगो अपना घर पे रख के क्यों नहीं आता है। इसके साथ आप लोगों ने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा, ये स्क्वायर लेग पे पुल शॉट मारते हुए ही आउट होता है। सामने वाले जो कैप्टन हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि ये शॉर्ट बॉल पे पुल करने जाएगा ही, क्योंकि इसका ईगो का सवाल हो जाता है। क्रिकेट ईगो से नहीं खेली जाती, क्रिकेट दिमाग से खेली जाती है। पिछले 3 सालों में कितनी बार रोहित शर्मा इसी शॉट पे आउट हुआ है और वहीं स्क्वायर लेग और मिड विकेट पे ही आउट हुआ है या फाइन लेग पे आउट हुआ है। शुभमन गिल को मैं ज्यादा दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि शुभमन गिल बहुत अच्छा खेल रहा था और कभी कभी एक बॉल ऐसी मिस हो जाती है, विकेट की बॉल मिस हो गई और वो तो उस पर भी ड्राइव करने जा रहा था, मिस हो गई, ठीक है, चलता है। उसको मैं ज्यादा दोष नहीं देता, क्योंकि वो तो अभी वैसे भी नया खिलाड़ी है। आपने क्या पूरी टीम का दारोमदार शुभमन गिल पे छोड़ रखा है? बाकी लोगों ने क्या किया? रोहित शर्मा एक तो बदतमीजी से शॉट मार के आउट हो गया, उसके बाद विराट कोहली अच्छा खासा खेलते हुए, और जब विराट कोहली खेल रहा था तो मुझे लगा कि अब पुराना विराट कोहली हमको दिखेगा जो ये मैच को जिता के ले ही जाएगा। लेकिन अब आप देखिए विराट कोहली ने कैसा शॉट मारा है। विराट कोहली को मैंने इस इतने छोटे स्कोर में, जबकि आस्किंग रेट 6 से भी कम हो, छक्के मारते हुए कभी नहीं देखा। ये देखिए, एक बात है, एक परसेंटेज क्रिकेट नाम की चीज होती है। ये लोग हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परसेंटेज क्रिकेट का मतलब इनको मालूम नहीं है। वही मैं कहता हूं कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। परसेंटेज क्रिकेट का मतलब ये होता है कि आप अपने आउट होने की परसेंटेज को कम करिए। आप उस तरह के शॉट्स खेलिए जिसमें आपके आउट होने की परसेंटेज कम हो। हवा में बॉल खेलना हमेशा आपको रिस्क देता है कि आप आउट हो सकते हो। जहां सिंगल से काम चल रहा है या जहां चौके से काम चल सकता है, वहां आपको हवा में खेलने की जरूरत क्या है? लेकिन नहीं, विराट कोहली ने भी हवा में शॉट मार दिया। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था। ऊपर से वो हार्दिक पांड्या तो पूरा ईगो का एक पहाड़ है। मतलब उसके दिमाग में ये चीज बहुत अच्छी तरह से घर कर गई है कि पूरे इंडिया में उसके अलावा कोई ऑलराउंडर नहीं है, और ये बात सच्चाई भी है। क्यों? क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने और बीसीसीआई ने इसकी कोशिश ही नहीं की। ऐसा नहीं है कि 140 करोड़ के देश में कोई दूसरा ऑलराउंडर ना हो, लेकिन नहीं, हार्दिक पांड्या के अलावा हमको कोई नजर ही नहीं आता। तो हार्दिक पांड्या की तो जब मर्जी होगी वो टीम में आएगा, जब मर्जी होगी वो खेलेगा, जब मर्जी होगी वो टेस्ट मैच खेलेगा, जब मर्जी नहीं होगी वो नहीं खेलेगा। लेकिन आईपीएल के लिए वो हमेशा फिट रहेगा, क्योंकि आईपीएल में पैसे मिलते हैं। और फिर हमारे देश के जो फैंस हैं वो कुछ सालों बाद कहेंगे हार्दिक पांड्या को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। टीम मैनेजमेंट पता नहीं स्काई के साथ क्या करना चाहता था, स्काई को क्यों नहीं भेजा गया। उस टाइम तो मिचेल स्टार्क भी बॉलिंग नहीं कर रहा था। अगर मैंने मान लिया कि चलो मिचेल स्टार्क से डर लग रहा था, और दूसरी बात कल मिचेल स्टार्क बिल्कुल ही फेल हो गया, उसका तो बॉल ही टप्पे पे नहीं पड़ रहा था, ना तो उसको लाइन मिल रही थी ना लेंथ मिल रही थी। कितने ज्यादा उसने 10 ओवर में 60, 65, 67 रन दिए हैं। तो वहीं समझ जाना चाहिए था कि अगर स्काई को अगर उस टाइम ऊपर भेज देते तो भी उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। और देखिए,
अगर आप कोई बैट्समैन पिछले 2 मैचेस में पहली बॉल पे आउट हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दें। आप बैटिंग ऑर्डर चेंज करके उसको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं, उसका और कॉन्फिडेंस शेक कर रहे हैं। लेकिन इतनी भी समझ इन लोगों को नहीं है। अल्टीमेटली क्या हुआ, केएल राहुल को पहले भेज दिया। और केएल राहुल, ये देखिए पहले मैच में जो केएल राहुल ने अच्छी बैटिंग की थी ना, वो आज आप लोगों को शायद समझ में आया होगा वो क्यों अच्छी बैटिंग कर पाया। क्योंकि केएल राहुल के बस का ज्यादा बड़ी आस्किंग रेट को मैनेज करना नहीं है। उस मैच में वो बैटिंग इसलिए कर पाया क्योंकि आस्किंग रेट 3 और 3.5 और 4 का था। अगर वहां पे भी 6 का और 7 का होता तो केएल राहुल के फरिश्ते भी उस मैच को जिता नहीं सकते थे, जैसा कि कल हुआ। 50 बॉलों में 30 रन। एक टाइम था जब 43 बॉल्स में कुछ 17-18 रन केएल राहुल ने बनाए थे। उसी टाइम हिंदी कमेंट्री में गौतम गंभीर, जो कि इसकी टीम का कोच है, वो तक ये आईपीएल में वो तक ये कह रहा था कि ये केएल राहुल जिस तरह से खेल रहा है इस तरह से मैच फंस जाएगा। जब आपको 500 5.5 का आस्किंग रेट चाहिए, उस टाइम आप सिंगल्स रोटेट करके क्यों नहीं बनाते हो? आपको क्यों छक्के और चौके मारने की जरूरत है? अच्छा, एक तो मुझे इन लोगों की अकल पे तरस आता है। मतलब अक्षर पटेल ने बेचारे ने पिछले 3-4 मैचेस में क्या अच्छी बैटिंग कर दी कि उसको बलि का बकरा बना दिया, उसको ऊपर भेज दिया। कोई बैट्समैन अगर, और वो भी खासतौर पे अक्षर पटेल जैसा ऑलराउंडर जो कि मेनली एक बॉलर है, अगर वो बैटिंग अच्छी कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको 4 नंबर पे भेज दो। वो बैटिंग अच्छी कर रहा है क्योंकि वो उस नंबर पे आता है जहां पे उसको खेलने की आदत है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर अक्षर पटेल को फिर ओपनिंग ही करवा देना चाहिए क्योंकि रोहित शर्मा से ओपनिंग नहीं हो रही है या विराट कोहली के रन नहीं बन रहे हैं तो नंबर 3 पे भेज दो। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। ये लोग बस घसियारों की तरह क्रिकेट खेल रहे हैं। रन आउट होने में तो खैर विराट कोहली के साथ तो कोई भी बैट्समैन कभी भी रन आउट हो सकता है क्योंकि विराट कोहली रन की रनिंग बिटवीन बहुत ज्यादा तेज है। और ये हमने बहुत पहले से भी देखा है कि रोहित शर्मा भी रन आउट होता है या विराट कोहली खुद रन आउट हो जाता है। तो ये तेज दौड़ने वालों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। और अक्षर पटेल ने ऑब्वियसली कभी भी विराट कोहली के साथ बैटिंग की नहीं तो वो रन आउट हो गया। लेकिन उसके बाद क्या, केएल राहुल ने मैच डुबो दिया बिल्कुल। फिर उसके बाद जो स्काई ने किया, स्काई को पिछले 2 मैचेस में भी आपको अगर याद हो, मैंने ये कहा था कि इसकी सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि ये बैकफुट पे घुस के खेल रहा है। पहले 2 मैचेस में ये था कि स्विंगिंग बॉल है, स्विंगिंग बॉल में आप बैकफुट पे जाओगे तो आप पूरा चांस दे रहे हो बॉलर को बॉल स्विंग करने का और आपके पैर पे मारने का। लेकिन कल क्या किया, कल भी अगर आप ये देखें तो एस्टन अगर की जो बॉल थी वो भी आगे जाके खेलने की थी, उसमें भी जाके आप पीछे खेल रहे हो। अब इसको आप बदकिस्मती कहो, जैसा कि रोहित शर्मा कह रहा था मैच के बाद कि सूर्या की बदकिस्मती है। बदकिस्मती नहीं है, दिमाग खराब है। और ये कोच और ये कप्तान क्या कर रहे हैं बैठ के, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इसको बोले कि आगे जाके खेल। और ये तो खैर बैट्समैन को खुद ही समझ में आना चाहिए कि वो मैं किस बॉल पे पीछे जा रहा हूं। बॉल स्पिन हो रहा है तो भी आप पीछे घुस के खेलोगे तो क्या होगा। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि रविंद्र जडेजा ने अच्छी बैटिंग नहीं की। अब रविंद्र जडेजा को बिल्कुल आप कसूरवार ठहरा सकते हैं क्योंकि हर बार उसी ने ठेका लिया है। क्या आप चाहते हो, किसी आदमी की जान लेना है आपको? कितने मैच जिता के देगा आपको वो? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? फिर मोहम्मद शामी से भी उम्मीदें होने लगी और बाहर हमारे सुपरस्टार खिलाड़ी मोहम्मद शामी के चौके और छक्कों के ऊपर तालियां बजा रहे थे फल खाते हुए। मतलब अब हमें यही देखना बाकी रह गया है कि आप खुद तो आउट हो जाओ जिम्मेदारी लिए बिना और उसके बाद जाके बाहर तालियां बजाओ टेलेंडर्स के चौके और छक्कों के ऊपर और फिर वहां पे उम्मीद करो कि ये शायद हमको मैच जिता दें। अब यही हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि आप तैयार हो जाइए। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये तीनों इंडिया को धोके जाने वाले हैं। अगर आप अभी से इस बात को मान लेंगे तो आपको ज्यादा दुख नहीं होगा। इंडिया के पूल में अगर ये तीनों टीमें हुई तो इंडिया सेमीफाइनल भी नहीं पहुंचेगा, बहुत दूर की बात है फाइनल। और अगर गलती से इधर उधर कोई दूसरी टीम में, दूसरे पूल में हुई इनमें से टीम, तो ये लोग सेमीफाइनल में हार जाएंगे। तो इस बार का वर्ल्ड कप मेरे लिए तो बहुत कम टेंशन वाला होने वाला है क्योंकि मुझे पता है कि इनके बस का नहीं है। हिंदी में कहावत है, इन तेलों में तेल नहीं है। ये सिर्फ पैसे के लिए खेलते हैं और ये इनको शर्म नाम की भी चीज नहीं है। जब आदमी बेशर्म ही हो जाए तो फिर उसको और कोई क्या कह सकता है। इसलिए इनको कुछ बोलना भी नहीं चाहिए।
इनको खेलने देना चाहिए, लेकिन प्लीज इनके लिए भारत रत्न मत मांगिए। थैंक यू सो मच।